हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल गुड, ग्रेट गाइस। तो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था, जो हमने एक स्फीयर पे पढ़ा था और भी टॉपिक्स हमने जो पढ़े थे। तो जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो कृपया पीछे जाके वीडियोस देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 01, 02, 03। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 04 यानी कि उसका चौथा पड़ाव हम करने जा रहे हैं। प्रयास आज हमारा ये रहेगा कि हम आज ये एक वीडियो में पूरा चैप्टर यहाँ कवर अप कर लें, कंप्लीट कर लें ये चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जो हम आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो टुडेस टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कंप्लीट करना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले होता क्या है, देखो नाम से, देखो नाम से हमें पता चल रहा है इक्वी यानी कि इक्वल, और पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल होना, ठीक है ना। यानी कि जिस सरफेस के सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल इक्वल हो। जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड मेरा कोई एक सरफेस है, ठीक है। यहां इस पॉइंट पे सपोज मान लो पोटेंशियल है आपका 5 वोल्ट, तो इसी बोर्ड के इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट ही होगा। इसी बोर्ड के इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल आपका क्या होगा, 5 वोल्ट। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल आपका होगा 5 वोल्ट। यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपका कैसा होगा, सेम होगा। उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, सोच के जवाब दो कि अगर मैं किसी चार्ज को यहां से यहां तक लेके आता हूं, अगर मैं किसी चार्ज को यहां से यहां तक लेके आता हूं, तो मेरे द्वारा बाय मी जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो सिंपल है, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, और पोटेंशियल का डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। यानी कि इन पर इस सरफेस पे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी 0। अब आप कहोगे ये सरफेस बनता कैसे है, कहां होता है ये सरफेस, तो हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो जरा एक बात ध्यान से समझो, देखो मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक। सपोज यहां कोई पॉइंट चार्ज है, ये रहा, ठीक। दिस इज योर पॉइंट चार्ज। इसको मैंने नाम दे दिया Q0। बड़ा ही प्यारा सा नाम, मैंने इसका नामकरण किया Q0। अगर इससे सपोज R डिस्टेंस पे मैंने कोई पॉइंट माना P, सिमिलरली एक R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मैंने माना Q, और R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मैंने माना R, और ऐसे ही R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मेरा हो गया S, ऐसे ही आप मान लो T, लेकिन सबके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R। तब उस केस में अगर मैं पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालूंगा तो क्या होगा, K Q0 बाय R, ठीक। अगर मैं यहां पोटेंशियल निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, K Q0 बाय R। अगर R पे निकालता हूं तो K Q0 बाय R, S पे निकालता हूं तो K Q0 बाय R, और T पे निकालता हूं तो K Q0 बाय R। यानी आप देख सकते हो कि P Q R S सब पे पोटेंशियल कैसा है, सेम। और क्योंकि सबका रेडियस भी सेम है तो मैं इसको एक सर्कल भी बना सकता हूं, एक स्फीयर भी बना सकता हूं। सो दिस विल बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस R। तो आप खुद देख सकते हो कि एक स्फीयर हो गया जिसके R रेडियस पे जो पोटेंशियल है K Q0 बाय R, K Q0 बाय R, K Q0 बाय R, K Q0 बाय R, K Q0 बाय R। यानी सब पे जो पोटेंशियल आपका आ रहा है वो पोटेंशियल सेम आ रहा है। इसीलिए हमारा ये जो सरफेस है ये कैसा बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। दिस विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये स्फीयर क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखो, इसमें वैसे तो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, लेकिन एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे क्या वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे, है ना। वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे आपके इस तरह के कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कह सकते हो फॉर अ पॉइंट चार्ज विल बी
विल बी कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स। कैसे होंगे? कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स होंगे। ठीक, तो ये आपका होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए, तो रब कर दूं? ओके। तो इसके बाद आपका क्या आता है, अगर आप उसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन आप ये लिखेंगे। देखिए, देखिए, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द सरफेस which have same potential at every point on it, यानी इस पे जितने भी पॉइंट है सब पे पोटेंशियल सेम होगा। फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग जो हम डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, या सरफेसेस लिख सकते हो आप। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो सबसे पहले यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन एनी टू पॉइंट विल बी जीरो। ठीक, तो पहले प्रॉपर्टी क्या होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस between any two points will be zero। नंबर वन आपका क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट विल बी जीरो। दूसरा, अगर आप कहीं वर्क डन करते हो, ठीक है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन करेंगे वो भी जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन in moving a charge on equipotential surface will be कैसी होगी? जीरो। क्या आप जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो मूव कराएंगे वो कैसा हो जाएगा आपका? जीरो। तीसरा जो होता है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो तो जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये भी आप याद रखना कि जैसे मान लेते हैं कि आपने पॉइंट चार्ज का केस लिया या आपने क्यू चार्ज लिया, तो आपको पता है जो पोटेंशियल इसके बनेंगे वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स बनेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इस तरफ। लाइट का जाना हो गया, ये हमारे साथ बड़ी गलत कहानी हो गई, तो थोड़ा मैं जुगाड़ करके कुछ चालू करता हूं, तो आप जरा ध्यान से देखिए। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो जीरो है, सॉरी। तो ये जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये जैसे आपको पता है कि डीवी जो होता है आपका दैट इज ई डॉट डी आर होता है। इसका छोटा सा प्रूफ देख लो, जो डीवी होता है दैट इज ई डॉट डी आर। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ई इंटू डी आर कॉस ऑफ थीटा। अब क्योंकि डीवी आपका जीरो है, क्योंकि दोनों में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, हमने पहले लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज जीरो। जब वो जीरो है तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी जीरो। जीरो इज इक्वल टू ई डी आर
कॉस ऑफ थीटा डिग्री। तो यहां से आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 एंड थीटा आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि हमेशा जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले। मौसम बड़ा खराब है, बदलता मौसम, और शरीर के लिए थोड़ा खराब, थोड़ा क्या थोड़ा खराब। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। सुहाना मौसम नहीं है। अच्छा चलिए, कर लिया मेरा बिट 1 2 3 पॉज करके रब कर सॉरी नोट कर लो। चलिए, इसके बाद नंबर 4 जो है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है ना, वहां तो ये पास पास होते हैं, और जहां वीक फील्ड होगा वहां ये दूर दूर होंगे। तो इस पर आप जैसे ये करेंगे नंबर 4 कि एट स्ट्रॉन्ग फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are closer and at weak field these surfaces are farther। मतलब ये कैसे होंगे, ये दूर दूर होंगे। जैसे मान लेते हैं यहां कोई चार्ज है, ये आपका कोई चार्ज क्यू चार्ज हमने दे दिया, कैपिटल क्यू चार्ज। बहुत क्यू को बार बार ले लेते हैं, वो भी दुखी हो जाएगा बेचारा, है ना, हर बार कहता है मेरे को काम क्यों मिलता है। तो यहां देखिए आप, अच्छा अब ये क्यू चार्ज है, तो जब आपको पता है चार्ज की जितना हम पास होंगे, पोटेंशियल मतलब जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पास होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ फील्ड लाइंस इस तरह से, आपकी पोटेंशियल सरफेसेस ऐसे होंगी, दूर दूर होती चली जाएंगी इस तरह से। यानी आप देख सकते हो कि यहां डिस्टेंस कम है, लेकिन जैसे जैसे हम वीक फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे वीक फील्ड की तरफ बढ़ते हैं, आपको पता है कि चार्ज जितने पास होंगे फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, और चार्ज जितने दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है। तो ये इसका जो है एक रिलेशन है। और ये आया कैसे, ये भी आप देख सकते हो। आपको पता है कि जो ई होता है उसका फॉर्मूला होता है -k/dv/dr। जो ई होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, -dv/dr। अब dv जो है वो एक कांस्टेंट हम रखेंगे, क्योंकि देखो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, वो dv है। लेकिन हम जहां भी चले जाएं, चाहे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब जगह dv फिक्स है ना। जब dv फिक्स है तो E इज इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू dr क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आप dr मान लो दोनों के बीच की, ये dr है, तो जो E है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू dr हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, जब dr इंक्रीज हो रहा है, ये dr बढ़ रहा है ना, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि जैसे, या फिर आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां डिक्रीज हो रहा है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज हो रहा है, वहां आपका जो dr है, यानी जो दो पोटेंशियल के दो इक्विपोटेंशियल के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, dr क्या है, dr है डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जो dr क्या है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस है। तो आप खुद देखो dv हमारे देखो सब जगह फिक्स रहेगा, इन दोनों में सब जगह फिक्स। उसके बाद मतलब dv आप कितना भी रख लो, पर वो डिस्टेंस आपकी अपने आप चेंज हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आपकी घट रही है, dr उतना ही बढ़ रहा है, पोटेंशियल हमने फिक्स रख दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये आपका होता है, यहां से ये आपका फोर्थ जो पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, मेरे ख्याल से ये तो कर लिया होगा। तो लास्ट का क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लास्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट आप लगा सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, सॉरी फिफ्थ हो गया ना ये, कि नो टू, या इसमें ऐसे लिख दो, टू इक्विपोटेंशियल
surfaces never intersect each other। अच्छा, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर मान लो इफ इसमें एक कंट्राडिक्शन ले लो, वही जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किया है कि इफ दे इंटरसेक्ट देन एट दी लाइन। अब यहां लाइन आएगी क्योंकि दो सरफेसेस है, सरफेसेस मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो लाइन बनाएंगे, पॉइंट तो नहीं बनाएंगे। तो एट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, at the line of intersection there will be two directions of electric fields। यानी अगर जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, एंड विच इज इम्पॉसिबल, which is impossible। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं किसी एक जगह से, किसी एक चार्ज से कहीं से दो पोटेंशियल बन रहे हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग। ये कभी इंटरसेक्ट करते नहीं है लेकिन हम फिर भी मान सकते हैं। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक चार्ज है Q और एक मान लो कि पोटेंशियल सरफेस आ गया ये, और एक मान लो कि पोटेंशियल सरफेस आ गया ये। अगर मान लो ये इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पे एक लाइन टाइप बनेगी, तो इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो। तो 1 के परपेंडिकुलर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा KQ/R, या इसको आप नाम दे दो E1, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर E2। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब चाहे इसको ऐसे भी ले सकते हो कि मान लो ये है सपोज दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे पास, ये इस तरह से, एक ये है और एक आपका ये है, ऐसे समझ लो। यहां नहीं आया ना समझ में, तो यहां देख लो, ये मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका E1 सॉरी S1, और ये इक्विपोटेंशियल ये सरफेस आपका S2। तो S2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर यहां होगी E2, और उसी तरह से S1 के कारण आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी यहां E1। लेकिन दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड संभव नहीं है किसी एक पॉइंट पे, इसीलिए हमारे पास दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसके बाद ये 5 आपके पॉइंट्स होते हैं, ये 5 आपके प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है जो आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। कर लिया? वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया? ओके, अब यहां देखिए, अब हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शंस बनानी होती है, कि मतलब किस तरह के वो जो शेप्स है वो किस तरह का शेप बनाएगा। तो जैसे पहला हम ले लेते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर हमने पॉइंट चार्ज लिया तो वो किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो सीबीएसई के टाइप पे कई बार ये चीज पूछी गई है। तो ये मान लेते हैं आपका कोई पॉजिटिव चार्ज ये रहा, तब आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है पॉइंट चार्ज के कारण, बट वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी, जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वहां तो ये पास पास होती है, और जहां वीक फील्ड होता है वहां ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है, इस तरह से, ऐसे। दूसरा हम बनाते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी डाइपोल टाइप हम ले सकते हैं। तो ड्यू टू अ डाइपोल, जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं हमारे पास। जब डाइपोल में आप खुद देखो, ये आपका प्लस का क्यू मान लेते हैं, ये आपका माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये आपका माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू, ये पॉइंट आपका विजिबल हो जाएगा, ये आपका माइनस क्यू। अब आप देखो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, बीच में जो फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, बीच में जो फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, साइडों में फील्ड वीक होगा। तो क्योंकि हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव चलती है ना फील्ड लाइंस, तो उसके बाद देखिए
अगर फील्ड लाइन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती हैं, देखिए तो हमारा कैसे बनेगा, बीच में तो आपका इस तरह से फील्ड ये पोटेंशियल पास पास, और उसके बाद बाहर पोटेंशियल आपका हो जाएगा एक दूसरे के दूर दूर, इस तरह से। ऐसे आप यहां बनाएंगे, ऐसे बीच में पास पास और बाहर आपका एक दूसरे से दूर दूर, इस तरह का पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपके बनेंगे ऐसे। और ये देखो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ये, अगर हम इधर फील्ड लाइंस बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अपने आप ही परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखिए ये ऐसे हो गया, एक आपका ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, ये देखिए। इसके बाद ये आपका ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये आपकी ऐसे जाएंगी, तो इस तरह से, इस तरह और ऐसे। फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ओके, नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर मान लेते हैं मैं अपोजिट सेम चार्जेस ले लेता हूं, दैट अगर सपोज मैंने सेम चार्जेस ले लिए, एक प्लस यहां ले लिया, एक प्लस यहां ले लिया, तो आपको बताया गया बीच में फील्ड वीक होगा। अब सेंटर में फील्ड वीक होगा और बाहर फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहां से इसको उल्टा बना दो, ऐसे ये कर दिया, और ये इस तरह से सिमिलरली यहां बना दो, ये ऐसे, और ये इस तरह से, ये आपका वीक ऐसे मान लो। और हमें पता ही है कि इधर जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी, तो एक ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएंगी, ये ऐसे, इस तरह से और इस तरह से। फील्ड लाइंस वो स्ट्रॉन्ग, वो जो है आपका परपेंडिकुलर होती हैं किसके, अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो ये इस तरह से फील्ड लाइन जाएंगी जब दो सेम चार्जेस हो, नेगेटिव नेगेटिव का भी इस तरह का ही बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का इस तरह बनेगा, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो तो यहाँ पे आपकी फील्ड पोटेंशियल पास पास और बाहर पोटेंशियल दूर दूर हो जाएंगे। इसके बाद एक लास्ट अगर आपको मिल जाता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो मैं रब कर दूं उसको, ये तो रब कर ही देता हूं, अब तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। उसके बाद अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो नंबर सेकंड, ये नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। उसके बाद नंबर फोर्थ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता होता है कि फील्ड लाइन जो है कैसी होती है, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो ये इस तरह से आपकी फील्ड लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, इस तरह से। और फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ही आप टाइप में, जैसे वेवफ्रंट होते हैं ना आपके, चलो वेवफ्रंट आप नहीं जानते होंगे, लेकिन प्लेन जो शीट होती है बिल्कुल इस तरह से आपको बनेगा, जैसे ऐसे, ये आपकी प्लेन शीट्स बन गई, ये इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, ठीक है। और वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे, बिकॉज ऑफ जो ये वाली जो डिस्टेंसेस होंगी आपकी, ये और ले लो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाते हैं, ये वाले और ये वाले। और ये जो डिस्टेंस होती है ये भी आपकी बराबर होती है, क्योंकि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इस तरह से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका टॉपिक आता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था, जब हम यूनिट मास को, यूनिट चार्ज को हम मूव कराते हैं और यूनिट चार्ज पे हम वर्क करते हैं इन अपोजिट टू एनी फील्ड, वो आपका पोटेंशियल होता है। लेकिन अगर हम किसी और चार्ज पे वर्क करते हैं किसी फील्ड के अपोजिट, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद देखिए, अब पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी संभव नहीं है, किसी एक सिंगल चार्ज के कारण। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अब जैसे इसमें आपने क्या देखा कि अब मान लेते हैं, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट
of work done in assembling charges from infinity मतलब ये क्या होता है कि इन्फिनिटी से जनरली हम उस पॉइंट को इन्फिनिटी मानते हैं जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इन्फिनिटी से किसी नंबर ऑफ चार्जेस को आप लेके आ रहे हो, उसको लाने में जो आप वर्क कर रहे हो दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मान लो मैंने कहा था आपसे कि किसी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनती। मान लेते हैं कि आप कैमरा साफ दिखाई दे रहा है, हाँ इट्स विजिबल। तो देखो जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ जहां पे v इंफिनिटी 0 है, कोई चार्ज है q, उस चार्ज को q1 मान लेते हैं। उस चार्ज को मैं यहां से लेते हुए यहां तक लेके आया, सपोज ये आपका हो गया q1 चार्ज यहाँ पे आ गया। तो यहां पर क्या पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था? नहीं था। अब जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो किसके अपोजिट हमने काम किया? किसी भी पोटेंशियल मतलब किसी भी फोर्स के अपोजिट वर्क नहीं किया। भाई आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर निकालनी है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे कोई चार्ज ही पहले से मौजूद नहीं है तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अपोजिट वर्क आपने किया ही नहीं, ठीक। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं जो आपका जो वर्क डन हो जाएगा, सपोज मान लेते वो आपका W1 है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो वही बात मैंने आपको बताई थी कि किसी एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर हम ले लेते हैं सपोज सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, अब मान लेते हैं मैंने कोई दूसरा चार्ज यहां से लिया, कोई Q2 चार्ज था और उसको मैं यहां तक यहां पॉइंट पे ले आया जिसकी जो डिस्टेंस है वो Q2 है, सॉरी ये Q2 चार्ज है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी हो जाती है R12। तब जो आपका जो वर्क डन हो जाएगा, मान लो वो W2 है, वो कितना हो जाएगा? पोटेंशियल फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज पोटेंशियल इनटू में चार्ज। उसके बाद पोटेंशियल आपका इस चार्ज के कारण होगा, यानी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ1 और बीच का डिस्टेंस है R12 इनटू में चार्ज यानी कि Q2। तो ये आपका आ जाएगा वर्क डन W2 दैट इज Q1 Q2 अपॉन R12। तो इस तरह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब मैं यही चीज आपको सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस से समझाता हूं कैसे कैसे आया। फ्रॉम n चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एक आध न्यूमेरिकल हम इसके सॉल्व करेंगे। तो देखिए देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब आपने क्या लिया? 3 चार्जेस का सिस्टम लिया, ठीक है। ट्रायंगल में तो बना देना, ट्रायंगल चार्जेस, ठीक है, कहीं सोच रहा हूं ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या करा, वही केस हमारे पास है कि पहले सपोज हमारे पास कोई चार्ज था Q1 और उसको आप इंफिनिटी से यहां कोई पॉइंट पे लेके आए, ये आपका Q1 चार्ज है, वर्क डन नहीं है, तो यहां W1 इज इक्वल टू आपका होना है 0। अब मान लेते हैं यहां पे कोई दूसरा चार्ज Q2 है इंफिनिटी पे, ये इंफिनिटी आपकी, और आप उसको पॉइंट यहां पे लेके आए सपोज Q2 पे, और जो डिस्टेंस आपकी है वो R12 हमने ली, यानी 1 से 2 के डिस्टेंस। तब आपका जो W2 हो जाएगा, उसका मैंने फॉर्मूला आपको पहले बताया है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें निकालना है। पोटेंशियल किसके कारण आएगा? Q1 के कारण पोटेंशियल होगा, तो KQ1 और जो डिस्टेंस होगी पॉइंट की Q1 से दैट इज R12 इनटू में पॉइंट पे जो चार्ज है उसका इनटू में Q2। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी KQ1 Q2 अपॉन R12। अब आपने सपोज कोई थर्ड चार्ज है Q3 इंफिनिटी पर, Q3 को आप यहां तक ले आते हैं Q3। तो आप देखिए Q3 की 1 से मैं डिस्टेंस ले लेता हूं R13, और उसी तरह से यहां से डिस्टेंस हो जाएगा R23। क्या ये कैमरे में क्लियर है? हाँ एकदम क्लियर आ रहा है।
तो Q(R13) R23 इस तरह से हो जाएगा। तब जो वर्कडन होगा यानी W3, अब आप देखिए Q3 को मैं यहां लेके आया, यहां पर दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है, एक Q1 के कारण भी पोटेंशियल है, Q2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क किया और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क किया और Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क किया। तो दोनों के कारण ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो Q1 के कारण क्या बनेगी, K Q1, क्योंकि पोटेंशियल तो हम उसी चार्ज का लेते हैं ना जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जा रहे हैं, अपॉन R13 और इंटो में फिर आपका जो चार्ज है दैट इज Q3 प्लस, अब हम Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम गए हैं तो K Q2 अपॉन R23 इंटो में फिर आपका हो जाएगा Q3। तब आपका जो टोटल वर्क डन हो जाएगा देन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 आपका कितना है दैट इज योर 0 प्लस W2 कितना है आपका K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K, अब यहां देखिए Q1 Q3 R13 Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये आपका आ जाएगा नेट वर्क डन। अब ये तो आपका क्या था जब आपके थ्री चार्जेस सिस्टम है। अगर हम ले लेते हैं इफ देयर आर n चार्जेस, जब वहां पे आपके n चार्जेस हों तो आप खुद देखिए एक बार आपका 1 3 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, लेकिन 1 1 नहीं आ रहा, 1 1 नहीं आ रहा, 2 2 नहीं आ रहा, 3 3 नहीं आ रहा, बाकी अलग अलग जो आ रहे हैं। तो आपका जो समीशन हो जाएगा देन W इज इक्वल्स टू K को आप ले लेते हो बाहर, तो इसको मैं ले लेता हूं पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन ऑफ, आप देखिए एक तो आपका 1 में चेंज हो रहा है तो I इज इक्वल्स टू 1 to n और फिर दूसरा समीशन ऑफ J इज इक्वल्स टू 1 to n, बट यहाँ पे आपका I इज नॉट इक्वल्स टू J और फिर आपका कितना आ जाएगा QJ अपॉन RIJ। तो ये आपका आ जाएगा जनरल फॉर्मूला फॉर गेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्जेस ऑफ सिस्टम। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्जेस ऑफ सिस्टम। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा इसको पॉज करके एक बार नोट कर लें। जस्ट डू दिस। ओके, हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। 1 2 3 हो गया। 1 2 3 मैं इसको रब करने जा रहा हूं। 1 2 3 ओके। अब हम कुछ न्यूमेरिकल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो यहां देखिए जरा ध्यान से। तो इसके बाद आप जो है अभी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है गाइस, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखें क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 3 चार्जेस गिवन है, एक आपका +q -2 +2q एंड -3q, और तीनों जो है किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी जो लेंथ है वो l है, उसके तीनों वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। इसके बाद वो ये कहता है कि आप इन तीनों को, हमने क्या करा इस डिस्टेंस पे बिल्कुल सेंटर पे हम लेकर आए। एक q को A1 पॉइंट पे लेके आए जो बिल्कुल सेंटर है AB का, और 2q को B1 पॉइंट पे लेके आए जो BC का सेंटर है, और 3q को C1 पॉइंट पे लेके आए। देन वो हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन कितना होगा, हम बताइए। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लें। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लें। कर लिया। चलिए देखिए, देखो अब सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले हमें जब पोटेंशियल डिफरेंस, हमें जब वर्क डन निकालना है तो हमारे पास क्या है, पहले जो वर्क था वहां निकाल लो और बाद में जो वर्क हुआ वो निकाल लो। यानी पहले अगर हमारे पास जो वर्क होना है वो कितना होगा इनिशियल, जिसको हम कह सकते हैं UI कह दो, यानी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो फॉर्मूला क्या था, K इसका इसके साथ, यानी कि Q और इनटू में 2Q और अपॉन L प्लस K
प्लस 2q इंटू में माइनस 3q अपॉन एल प्लस k माइनस 3q इंटू में q अपॉन एल। ठीक है, यही तो फॉर्मूला था हमारे पास, क्यू आई क्यू जे और आई माइनस जे आई जे, लेकिन आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो हमने वो लिया नहीं है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस वो खुद कह रहा है, जो ये वाली आपकी जो डिस्टेंस है दैट इज योर एल। तो यहां से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी के 2q स्क्वायर बाय एल प्लस 2 3 6, लेकिन ये आपको आ जाएगा माइनस 6 के क्यू स्क्वायर बाय एल और माइनस 3 के क्यू स्क्वायर बाय एल। तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 में से 2 गए 7, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 7 के क्यू स्क्वायर बाय एल। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इनिशियल की। अब आप फाइनल निकालेंगे तो यू एफ, जब हम फाइनल लेके आए तो जो ए क्यू चार्ज था वो A1 पे आ गया, यानी अब हमारे पास यहाँ क्या है, चार्ज प्लस का क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस 2q और यहाँ चार्ज है माइनस 3q, और ये जो डिस्टेंस आपकी हो जाती है L/2 हो जाती है, क्योंकि ये इसकी आधी होती है, आपने थ्योरम पढ़ी हुई है ना, ये आपने 10th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी कि यदि हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका रेशियो बराबर होता है, यानी ये इसकी आधी हो जाएगी। तो उस केस में जो पहला आपका जो आएगा फाइनल केस में, अगर हम इसका निकालते हैं तो के आपका प्लस क्यू, इसके बाद प्लस 2q बाय L/2 माइनस, क्योंकि प्लस प्लस के हो गए, अब प्लस 2q माइनस 3q, तो माइनस हमने ले लिया के, उसके बाद प्लस 2q और ये आपका हो जाएगा 3q माइनस मैंने बाहर ले लिया इसमें, क्योंकि यहाँ पे अपॉन L/2 प्लस, इसके बाद आप इसका निकालेंगे, सॉरी इसका हो गया, इसका तो के माइनस 3q और प्लस q बाय L/2। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जानी है, देखो 2, ये आपका हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बाय L/2 माइनस 2 3 6 के क्यू स्क्वायर बाय L/2, इसके बाद ये माइनस 3 के क्यू स्क्वायर बाय L/2। अब आप 2 को अगर ऊपर ले जाते हैं तो आपका हो जाएगा 4k स्क्वायर बाय L माइनस 12 के क्यू स्क्वायर बाय L और माइनस 6 के क्यू स्क्वायर बाय L। तो वैल्यू आपकी क्या जानी है, 12 6 18 में से 4 गए तो माइनस 14 के क्यू स्क्वायर बाय L। अब हमारे पास जो वर्कडन है वो हमारे पास क्या हो जाता है, यू एफ माइनस यू आई, और यू एफ कितना है आपका माइनस 7 के क्यू स्क्वायर बाय L, और माइनस यू आई कितना है, माइनस इंटू माइनस के 14 के क्यू स्क्वायर बाय L। तो ये हो जाएगा माइनस 7 के क्यू स्क्वायर बाय L और माइनस इंटू माइनस प्लस 14 के क्यू स्क्वायर बाय L। तो ये इसका ये कितना हो जाएगा, ये 7 आपका आ जाएगा 7 के क्यू स्क्वायर बाय L। तो ये आपका आ जाएगा डिफरेंस इन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम इतना ही करते हैं, तो ये सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। बाकी अपने पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, और बच्चों अपने क्लासेस को, अपने 11th 12th क्लास के जो कंसेप्ट है उनको अच्छी तरह से क्लियर करें। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज सेशन। ओके।